morning students. Today we are going to start with the classification of the policy measures under new economic policy. The new economic policy, as I've already told you, was a policy that was taken up in India after 1991 as a reform policy because the previous policy was not working for us. It had many problems. Now, what exactly did we do in the new economic policy? What measures did we adopt? They can be classified into two types: stabilization measures and structural measures. Stabilization measures, as the word itself suggests, stabilize करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ गई थी इकोनॉमिक सिचुएशन में इंडिया की उस वक्त में, उसको करेक्ट करने के लिए जो मेजर्स लिए गए, they were known as stabilization measures. These were short-term measures, okay, because they were related to individual policies that were being followed on an yearly basis. इसमें सबसे पहला चीज़ जो हमें करेक्ट करनी थी शॉर्ट टर्म के अंदर, we were working for the correction of BOP situation. हमने देखा था that the balance of payment, it was in deficit for a long span of time. बहुत लंबे समय तक हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में था, यानी कि घाटे में था. इस सिचुएशन को करेक्ट करने की ज़रूरत थी, तो उसके लिए हमने क्या किया? द शॉर्ट टर्म मेजर्स फॉर करेक्टिंग BOP डेफिसिट. बेसिकली व्हाट डिड वी डू? वी मेंटेन एडिक्वेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. हमने सारे वो प्रोविजंस किए जिनसे कि हम हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्डअप हों, जिसकी मदद से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में अपने जहाँ पर भी हमें पेमेंट्स करने हों उन पेमेंट्स को करने की सिचुएशन में आ सकते. देयर वाज रिडक्शन इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बाय यूजिंग दीज मेजर्स. वी ट्राइड दैट मच. दूसरी कोशिश हमने की कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन. महंगाई बढ़ी हुई थी, आई टोल्ड यू दैट इवेंचुअली बढ़ के 16% तक भी पहुँच गई थी. तो दूसरा काम हमें करना था, दूसरा एफर्ट हमें करना था यहाँ पर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल करना. ये हमने कैसे किया? थ्रू फिस्कल, मॉनेटरी एंड अदर पॉलिसीज. फिस्कल मेजर्स यानी बजट के थ्रू. बजट में हमने हर वो कोशिश की जिससे चीज़ों के अगर प्राइसेस बढ़ रहे थे तो उनको कम किया जा सके. फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स में एसेंशियल गुड्स के ऊपर हमने टैक्सेस को कम किया. मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी इज़ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें वो अपने डायरेक्टिव्स देता है बाकी सारे बैंक्स को कि उन्हें किस तरीके से काम करना है करंट सिचुएशन में. तो करंट सिचुएशन क्या थी? उसके अंदर इन्फ्लेशन हो रहा था, कीमतें बढ़ रही थी. इन्फ्लेशन की सिचुएशन में हमेशा क्या होता है? दैट द एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट डिमांड मीन्स पूरी कंट्री की डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एग्रीगेट सप्लाई मीन्स पूरी कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही हैं उनकी वैल्यू. जब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ड्यू टू दिस मिसमैच ऑफ डिमांड एंड सप्लाई प्राइसेस आर गोइंग टू राइज. तो इसमें हम सप्लाई पॉइंट पर तो एक काम कर सकते हैं कि सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा सकते हैं, बट मे बी जो शॉर्ट टर्म में हम काम कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, उसमें एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो सारे के सारे मेजर्स जो हम एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए कर सकते हैं थ्रू द एक्शन ऑफ रिजर्व बैंक, they are known as the monetary policies. Okay, other policies were also used from time to time. Foreign exchange policies भी हमने उस वक्त में ऐसी फ्रेम की जिससे कि हमारी महंगाई या इन्फ्लेशन पर कंट्रोल आ गया. Second type of measures we used in the new economic policy were structural measures. हमने अपनी पूरी कंट्री के स्ट्रक्चर में क्या चेंज लाए, यानी मोटे मोटे तौर पर what were those changes that absolutely changed the style of working of the economy. Okay, ये लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं. देखिए, लॉन्ग टर्म मेजर्स मतलब हमारी इकोनॉमी की वर्किंग में जो चेंज आने वाला है वो लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट रहेगा उसका. बेशक दे स्टार्टेड इन 1991, लेकिन आज भी उसका इम्पैक्ट चल रहा है थ्रू पॉलिसीज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. स्ट्रक्चरल मेजर्स में ये तीन चेंजेस जो लेकर आए इकोनॉमी के अंदर, उसकी वजह से कंपेटिटिवनेस बढ़ी, क्योंकि फॉरेन गुड्स हमारे यहाँ पर आए तो हमारे डोमेस्टिक गुड्स को कंपटीशन फेस करना पड़ा. फॉरेन कंपनीज यहाँ पर आई तो हमारी कंपनीज को कंपटीशन फेस करना पड़ा. तो ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ी बल्कि कंपेटिटिवनेस भी बढ़ी और उससे चीज़ों की क्वालिटी भी बढ़ी.
रिमूविंग हिंड्रेंसेस इन द वर्किंग ऑफ प्रोडक्टिव सेक्टर्स। जो हमने प्रॉब्लम्स फेस की थी अभी तक, जिनकी वजह से हमें इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, दे वर दैट थ्रू लाइसेंसिंग, कोटास, टैरिफ्स एट्सेट्रा, हमारी कंट्री में जो प्रोडक्टिव सेक्टर था, जो फर्म्स थी, जो प्रोडक्शन यूनिट्स थी, उनको काम करने में खासी दिक्कत आ रही थी। सो रिमूविंग दोज हिंड्रेंसेस, उनके काम करने के लिए करने में जो हिंड्रेंसेस या रुकावटें आ रही थी, उनको रिमूव करने में these three were helpful. कैसे helpful थी? That we have already discussed. So basically two types of measures that were used in new economic policy: stabilization and structural measures. Now we come towards the merit and demerits of LPG. आपको अगर question ये पूछा जाए that how will you evaluate the new economic policy? Evaluate का मतलब आंकना. How are you going to analyze कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं? तो हमें ओवरऑल एनालिसिस अपना देना चाहिए यहाँ पर इवैल्यूएशन के अंदर। क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, ये तीनों वर्ड्स यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन आपको दोनों एस्पेक्ट्स देने पड़ेंगे, मेरिट्स भी और डीमेरिट्स भी। पहले हम मेरिट्स की तरफ आते हैं। नंबर 1, इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमने देखा 50s तक 4% के करीब था, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा था, बट जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर 2015-16 में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ के 7.8% हो गया, जो कि बहुत अच्छा ग्रोथ रेट मान सकते हैं। ओके, हायर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा। किस चीज़ का? लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का और ग्लोबलाइजेशन का, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट, हमने यहाँ पर देखा अभी कि हमारे फिस्कल डेफिसिट यानी बजट का घाटा भी कम हुआ। हमने जो टैक्स रिफॉर्म्स लाए थे, जिसमें हमने डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स कम किए, टैक्स एवेजन को हमने दूर किया, तो टैक्स पेमेंट बढ़ा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ा और फिस्कल डेफिसिट कम हुआ। Check on inflation, we have already covered this part. Increase in foreign investment in India and better infrastructure. इन दोनों पॉइंट्स को हम एक साथ डिस्कस करते हैं। हमारी कंट्री में बाहर के लोग इन्वेस्ट करने के लिए अगर आएंगे, if people want to invest in our country, they will need all those facilities that help them. Good network of roads, railways, means of transport, communication, power, etc. ये सारी चीज़ें अगर हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं, तब जाके वो लोग they find it as an incentive that they will invest in our countries. A country like China does that. उन्होंने अपने कुछ एरियाज़ को, इतनी बड़ी कंट्री है वो, कुछ एरियाज़ को उन्होंने चमका दिया है अच्छे से। वहाँ सड़कें अच्छी, वहाँ टैक्स स्ट्रक्चर अच्छा, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी अच्छी, ताकि बाहर की कंट्रीज़, बाहर की कंपनीज वहाँ आएँ और अपना पैसा लगाएं। When they see this groundwork has already taken place, उनके लिए ज़मीन बिल्कुल तैयार है, तो वो अपना पैसा लगाते हैं, अपनी कंपनीज को भाले कराते हैं। वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि बिकॉज ऑफ दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन मेजर्स, हमें भी ज़रूरत पड़ी और हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले से इम्प्रूव किया, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर के अंदर क्या आता है? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सारे सर्विस सेक्टर के अंदर है। तो क्योंकि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हमारे यहाँ आए, तो सर्विस सेक्टर बढ़ा, बैंक्स भी बढ़े। अभी तक हमारे पास में नेशनलाइज बैंक्स थे, प्राइवेट बैंक्स थे, इसके बाद में फॉरेन बैंक्स भी आने लगे। देन BPOs बढ़े, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब बढ़ा, कॉल सेंटर्स वगैरह, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर लोगों को जॉब्स मिले जो कि पहले उनको नहीं मिलते थे। पहले पीपल वर सीकिंग जॉब्स ओनली इन द गवर्नमेंट सेक्टर। Growth in global trade from 0.8% in 2004 to 2.21% in 2016. 0.8% शेयर था हमारा ग्लोबल ट्रेड में, पूरे वर्ल्ड के ट्रेड में इतना हिस्सा था हमारा 2004 का, और विद इन अ मैटर ऑफ 12 ईयर्स, अभी हमने 12 ईयर्स का ही बताया यहाँ पर, इट ग्रू टू 2.21%। तो एक बहुत कम समय में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आया हमारा शेयर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नाउ वी कम टू द डीमेरिट्स। क्या सिर्फ अच्छा ही हुआ LPG पॉलिसी से या कुछ गलत भी हुआ? लेट अस सी। नंबर 1, निगलेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर।
हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम इंडस्ट्रीज पर फोकस करें, ट्रेड पर फोकस करें, ठीक है, लेकिन हम एग्रीकल्चर को अगर निगलेक्ट करते हैं, जो कि हमारा इन पॉलिसी नेटवर्क के थ्रू हुआ कि हमने इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा फोकस किया, हमने ट्रेड पर ज़्यादा फोकस किया, इन द मीन वाइल एग्रीकल्चर सेक्टर निगलेक्ट हुआ। कारण क्या है? लेट अस कम टू दिस पार्ट। ये कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस मेनली इन अर्बन एरिया। कारण यहाँ है, हमारी जो भी चेंजेस आए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में, उनमें मेजर चेंज अर्बन एरियाज में आया और एग्रीकल्चर ज़्यादातर रूरल एरियाज में होता है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर निगलेक्ट हुआ। फिर जिस तरीके का चेंज आ रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से, वो इंडस्ट्रीज पर या फॉरेन ट्रेड पर फोकस कर रहा है, तो एग्रीकल्चर निगलेक्ट हुआ। स्मॉल ट्रेडर्स सफर्ड कॉम्पिटिशन ऑफ फॉरेन गुड्स। हमारे यहाँ पर वी हैव ट्रेडर्स ऑन एवरी नुक एंड कॉर्नर। हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ट्रेडर, एक बिजनेसमैन, एक छोटा लोकल मर्चेंट होता है जो कि अपना काम बहुत सालों से कर रहा था। लेकिन फॉरेन कंपनीज के आने की वजह से when people get used to the better way of getting things, जैसे अब हम मॉल्स में जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ पर जब हम एक ही छत के नीचे we can get so much of stuff and discounts, so we do not go back to small traders, और जिसकी वजह से जो small businessmen थे, जो traders थे, उन्हें they have to face a lot of competition and a lot of loss. Demand of domestic goods decline. Foreign goods के यहाँ पर आने की वजह से, मोर वैरायटी ऑफ फॉरेन गुड्स के यहाँ पर अवेलेबल होने की वजह से, जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स थे, डेफिनेटली उनकी डिमांड में कमी आई। जॉबलेस ग्रोथ। रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी वाज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब है कि हमारा प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बढ़े, लेकिन उतने रेट से या उतनी स्पीड से एम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, तो उसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी जीडीपी बढ़ी 6% से और हमारे जॉब्स बढ़े 4% से, तो ये कहलाएगी 2% विल बी द जॉबलेस ग्रोथ। ओके, तो क्योंकि जीडीपी बढ़ा, हम अभी तक ये देखते हैं प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लेकिन उतनी तेज़ी से जॉब्स जनरेट नहीं हुई। सो दिस पीरियड इज मार्क्ड विद जॉबलेस ग्रोथ ऑल्सो। MNCs taking huge profits but not contributing in the development of our country. मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यहाँ पर आके अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स और हमारे डेवलपमेंट में दे डू नॉट कंट्रीब्यूट लाइक प्राइवेट कंपनीज ऑफ आवर ओन कंट्री और पब्लिक सेक्टर कंपनीज। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म का क्या मतलब है? चीज़ों की डिमांड का बढ़ना, कंज्यूमर की नीड्स का बढ़ना। क्या कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा चीज़ें डिमांड करने लगे हैं? यस, बिकॉज ये पूरा का पूरा नेटवर्क उसके लिए सपोर्टिव है। यू नेम द थिंग, आप रिक्वायरमेंट अपनी शुरू कीजिए, चीज़ों को डिमांड करना शुरू कीजिए, उसी तरीके को, उसी चीज़ को ध्यान में रख के प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और चीज़ें सप्लाई होनी शुरू हो जाती हैं। और यही कंज्यूमरिस्ट मेंटालिटी की वजह से देयर इज़ अ फ्लडिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट विच माइट नॉट बी एज मच रिक्वायर्ड, लेकिन कंज्यूमर को हर बार कुछ नया परोसने के चक्कर में, हर बार कुछ नया देने के चक्कर में, दिस LPG policies, these LPG policies are responsible for the spread of consumerism and unbalanced growth process. As I told you, growth was concentrated mainly in the urban areas. That's all for today.